हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो हम लोगों ने 11th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर 2 में जीवों के वर्गीकरण को देख रहे थे। ओके, जीवों के वर्गीकरण में एक हेडिंग था वर्गीकरण की द्विव जगत पद्धति। ठीक है, उसको हम लोगों ने अच्छे से देखा। उसके बाद फिर अगली हेडिंग थी पादप जगत तथा जंतु जगत के लक्षणों में अंतर। ओके, पादप जगत तथा जंतु जगत के लक्षणों में अंतर, इसको भी हम लोग अच्छे से देखें। ओके, अब आते हैं अगले हेडिंग पर। तो अगली हेडिंग है द्विव जगत वर्गीकरण पद्धति की कमियां। ओके, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिमेरिट्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, द्विव जगत वर्गीकरण पद्धति की कमियों में नंबर 1 है यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक जीवों को एक साथ रखना, जो कि पूर्ण रूप से अनुचित है। ओके, उदाहरण के लिए नील हरित शैवाल व जीवाणु को पादप जगत में वर्गीकृत किया गया है। अब है नंबर 2 अप्रकाश संश्लेषी कवक तथा प्रकाश संश्लेषी हरे पादप को एक समूह में रखना उचित नहीं है। ओके, नंबर 3 है एक कोशिकीय सरल जीव जैसे डायटम्स को बहुकोशिकीय जटिल पादपों के साथ पादप जगत में रखा गया है, जबकि अमीबा और पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीवधारियों को स्तनधारी जैसे जटिल जीवों के साथ जंतु जगत में रखा गया है। नंबर 4 है युगलीना तथा स्लाइम कवकों को वैज्ञानिकों ने दोनों जगतों में वर्गीकृत करते रहे हैं। नंबर 5 है स्पंज व कोरल आदि स्थिर जंतु हैं, अतः इनके अचल होने के कारण इन्हें पादप जगत में रखा जा सकता है। तो ये थी कुछ द्विव जगत वर्गीकरण की कुछ कमियां। अब आते हैं अगले, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टॉक देख लीजिए, उसके बाद आते हैं अगली हेडिंग पर। एक्स्ट्रा शॉर्ट है, इसे थोड़ा सा देख लीजिए, ऐसे सुन लीजिए। अब आता है एक्स्ट्रा शॉर्ट में 3 जगत वर्गीकरण। ठीक, इसमें क्या होता है, द्वि जगत पद्धति की कमियों को दूर करने के लिए वैज्ञानिक ई हेकल ने 1886 ईस्वी में 3 जगत पद्धति का प्रतिपादन किया। उन्होंने समस्त एक कोशिकीय जीवों जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल आदि को एक नए जगत प्रोटिस्टा में सृजन किया। ओके, अब जो है हेकल जी द्वि जगत वर्गीकरण पद्धति की कमियां दूर करने चले थे। अब जो हेकल जी के 3 जगत वर्गीकरण की पद्धति में ही कमियां निकल गई। इनकी 3 जगत पद्धति में कमियां ये निकली कि इन्होंने प्रोकैरियोटिक जीव जैसे बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक जीव जैसे प्रोटोजोआ को एक साथ रखा। ठीक है, तो इनमें एक कमी निकल गई। साथ ही साथ कवक और शैवाल को भी हेकल ने प्रोटिस्टा में ही रखा। तो अब जो है 3 जगत पद्धति वर्गीकरण में कमियां आ गई। अब 3 जगत पद्धति की कमियों को निकालने वाला आ गया 4 जगत पद्धति वर्गीकरण। ठीक है, अब आ गए हैं, अब 3 जगत पद्धति की कमियों को दूर करने के लिए अब आ गए हैं 4 जगत पद्धति वाले। आइए अब देखते हैं ये जो है 3 जगत पद्धति की कमियों को कैसे दूर करते हैं। ओके, अब जो है 4 जगत वर्गीकरण पद्धति जो है, इसमें देखिए एक साइंटिस्ट है एच.एफ. कोपलैंड 1956 में 3 जगत वर्गीकरण पद्धति की कमियों को सुलझाने के लिए, अर्थात प्रोटिस्टा की समस्या को सुलझाने के लिए इन्होंने मोनेरा जगत का प्रतिपादन किया। ओके, और सभी प्रोकैरियोटिक जीव जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को मोनेरा जगत में वर्गीकृत किया। ओके, एच.एफ. कोपलैंड ने प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय शैवाल, बहुकोशिकीय शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ आदि को वर्गीकृत किया। अब कोपलैंड जी ने पादप जगत के लिए मेटाफाइटा शब्द का प्रयोग किया तथा जंतु जगत के लिए मेटाजोआ शब्द का प्रयोग किया। ओके, अतः कोपलैंड जी के 4 जगत थे, मोनेरा, मेटाजोआ, मेटाफाइटा और एक था प्रोटिस्टा। इनके 4 जगत थे। इनके 4 जगत कौन थे, किनके? अरे कोपलैंड जी के 4 जगत थे।
मोनेरा, प्रोटिस्टा, मेटाफाइटा, मेटाजोआ। ओके, अब आते हैं अगली हेडिंग पर, वर्गीकरण के 5 जगत पद्धति। अब जो इस जगत में सभी जो थे 3 जगत वर्गीकरण पद्धति, 4 जगत वर्गीकरण पद्धति तथा 2 जगत वर्गीकरण पद्धति, सबकी समस्याएं जो है वर्गीकरण के 5 जगत पद्धति में सुलझाया गया। ठीक है, और 5 जगत पद्धति, वर्गीकरण के 5 जगत पद्धति ही मान्य है। ओके, और इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो अब आते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और आइए अब देखते हैं वर्गीकरण के 5 जगत पद्धति। ओके, आइए देखिए, वर्ष 1969 में R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत पद्धति प्रतिपादित किया। ओके, अब आगे देखिए, व्हिटेकर ने संपूर्ण संसार में पाए जाने वाले सभी जीवधारियों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, एनिमलिया तथा प्लांटी नामक 5 जगत में विभाजित किया। व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण के इस पद्धति के अग्र आधार थे। ओके, ये R.H. व्हिटेकर जी जो थे, ये पूरे संसार के सभी जीवधारियों को 5 जगत वर्गीकरण में बांटा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। ओके, और इसी 5 जगत में संसार के सभी जीवों को वर्गीकृत किया है। ओके, तो आइए देखते हैं उसे। तो इसमें देखिए नंबर 1 है कि R.H. व्हिटेकर जी किस किस आधार पर जीवों को किस किस कैटेगरी या किस किस जगत में वर्गीकृत किया है। ओके, तो देखिए नंबर 1 है कोशिकीय जटिलता। इसका इंग्लिश नेम होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। ओके, तो आइए इसे देखते हैं। केंद्रक कला की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक। यह 5 जगत का पहला आधार है। ओके, पहले हेडिंग में बताया गया कोशिकीय जटिलता में केंद्रक कला की उपस्थिति तथा केंद्रक कला की अनुपस्थिति के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ओके, अब आते हैं अगली हेडिंग। देखिए, अब आते हैं अगली हेडिंग पर, जीवों की जटिलता। ठीक, देखिए जीवों की जटिलता, इसका इंग्लिश नेम है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसमें देखिए कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। ओके, तो जीवों की जटिलता में क्या बताया गया है? जीवों की जटिलता में बताया गया है कि कोशिका के संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वह जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय कहते हैं, जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा। ओके, और बहुकोशिकीय जीव ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत से कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उन्हें बहुकोशिकीय कहते हैं, जैसे एनिमल। ओके, एनिमल मतलब जंतु। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। तो नंबर 3 है पोषण प्राप्त करने की विधि। तो इसका इंग्लिश नेम है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो आइए देखते हैं इसे। जीवों में पोषण की विभिन्न विधियां हैं। बहुकोशिकीय जीवों में भिन्नता इन्हीं पोषण विधियों के आधार पर किया गया है। ओके, इनका मतलब तीसरे हेडिंग का कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार से भोजन करते हैं या भोजन प्राप्त करते हैं। ओके, तो जीवों में, बहुकोशिकीय जीवों में उनके पोषण के आधार पर ही उन्हें अलग अलग किया गया है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, आइए उसे देखते हैं। स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। ये सरल कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओके, अब आते हैं अगली हेडिंग है ऑटोट्रॉफिक या स्वपोषी। ये जीव जो होते हैं सरल कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
एग्जाम्पल के रूप में है पादप। ओके, तो अब आते हैं नंबर 2। इस पोषण प्राप्त करने की विधि में नंबर 1 हेडिंग था स्वपोषी और नंबर 2 है परपोषी। ठीक, परपोषी को इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ओके, देखिए जो जीव बना बनाया भोजन या फिर अन्य जीवों द्वारा भोजन निर्मित ग्रहण करते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। अब आते हैं परपोषी। परपोषी जीव ऐसे जीव होते हैं जो बना बनाया भोजन प्राप्त करते हैं या फिर भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं। ओके, उन्हें परपोषी कहते हैं। पर मीन्स ऊपर, पोषी मतलब भोजन करना, मतलब दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करना परपोषी कहलाता है। ओके, उसके बाद देखिए हेट्रोट्रॉफिक परपोषी भी कई प्रकार के होते हैं। तो हेट्रोट्रॉफिक में नंबर ए है परपोषी जंतु सम। ओके, इसे इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक होलोजोइक। ठीक है, देखिए यह जीव जटिल पदार्थों का अंतर ग्रहण कर उनका पाचन शरीर के अंदर करते हैं। ओके, जैसे सभी जंतु। परपोषी, अगर क्वेश्चन आ जाए कि परपोषी जंतु सम क्या है, तो आपका आंसर होगा कि ऐसे जीव जो जटिल पदार्थों को ग्रहण करते हैं या फिर निगलते हैं और उनका पाचन जो होता है उनके शरीर के अंदर होता है, उन्हें कहते हैं परपोषी जंतुसम कहते हैं। ओके, अब है जंतुसम में आप आ गया ना, मतलब सभी जंतु एग्जाम्पल हैं। जंतु में जैसे एक जंतु है, जैसे सपोज दैट एक गाय है। ठीक, काऊ गाय है, वह जटिल कार्बनिक पदार्थों को जैसे घास है या फिर भूस है या फिर अनाज ही मान लो खा रही है, तो उसे निगलने के बाद जो है उसका पाचन जो होता है उसके शरीर के अंदर होता है, तो जंतु का एग्जाम्पल है। तो परपोषी जंतु सम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो भूलना मत लिखने को। ओके, आपको अच्छे से आना चाहिए। अगला हेडिंग देखिए बी, परपोषी अवशोषी। ठीक, अगली हेडिंग है किसका? अगली हेडिंग है परपोषी का नंबर 2 है परपोषी अवशोषी। इसे इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक एब्जॉर्प्टिव। ओके, हेट्रोट्रॉफिक एब्जॉर्प्टिव में देख लीजिए, यह जीव अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ओके, यह वातावरण में वही कोश की एंजाइम स्रावित कर भोजन का पाचन शरीर के बाहर कर पचे सरल अणुओं को अवशोषण करते हैं, जैसे कवक। ओके, देखिए अगली लास्ट हेडिंग जो है परपोषी अवशोषी, मतलब कवक का एग्जाम्पल है ना। कवक में क्या होता है, कवक डेड ऑर्गेनिक मतलब सड़े गले पदार्थों पर उगता है और कवक जो है एक एंजाइम सिक्रीशन करता है, मतलब एक एंजाइम उस सड़े गले पदार्थों पर छोड़ता है और सड़ा गला पदार्थ रहता है वह पच जाता है। ठीक है, और पचने के बाद सरल अणुओं को कवक जो है खींच लेता है अपने अंदर। ठीक है, जैसे एक कवक है, कवक में पाचन जो होता है बाहर होता है। अगर एग्जाम में मान सपोज दैट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि कवक में पाचन होता है, उसके बाद लिख दे अंदर फिर बाहर, फिर अंदर बाहर दोनों में इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए बाहर। ओके, क्योंकि कवक जो होते हैं वह डेड ऑर्गेनिक या फिर सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, उसके बाद उस डेड ऑर्गेनिक या सड़े गले पदार्थों पर एक एंजाइम श्रावण करते हैं, मतलब एक एंजाइम निकालते हैं जिससे वह सड़ा गला पदार्थ जो होता है वह पच जाता है और वह सरल अणुओं में कन्वर्ट हो जाता है या फिर सरल अणुओं में बदल जाता है और उसे कवक जो है आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर अवशोषण कर लेता है। ठीक है, यह तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ ना कि हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन को निगलते हैं, उसके बाद भोजन का पाचन हमारे शरीर के अंदर होता है, लेकिन कवक जो है, कवक में भोजन का पाचन जो है पहले बाहर हो जाता है। अजीब बात है। तो
इसमें क्या होता है कि जब फंगस जो होता है कि एक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे सड़े गले पदार्थों पर उगता है, उसके बाद जो होता है सड़ा गला पदार्थ जो होता है वह जटिल कार्बनिक पदार्थ के फॉर्म में होता है ना, जटिल जटिल अणुओं में रहता है। जो सड़ा गला पदार्थ होता है वह जटिल अणुओं में रहता है। तो जब फंगस उस पर ग्रो करता है या फिर जब फंगस उस पर जो है उगता है, तो फंगस कवक जो होता है वह एक एंजाइम का सिक्रीशन कर देगा जो कि जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में तोड़ देता है। और सरल अणुओं में जब तोड़ देगा तो वह कवक जो होता है उस सरल अणुओं को अवशोषित कर लेगा और ग्रोथ करेगा। ओके, मतलब कवक कैसे भोजन प्राप्त करता है? बाहर से प्राप्त करता है। एंजाइम है, छोड़ दिया, उसके बाद भोजन बन गया। भोजन बन गया, सिर्फ अंदर खींचना रहता। इधर तो बहुत सी प्रक्रिया होती है। खाओ, उसके बाद उसे चबाओ, चबा 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 करके बहुत महीन हल्का पतला करो, लुगदी के समान बनाओ, उसके बाद निगलो। बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं। कवक का सिर्फ एक ही प्रक्रिया है कि जहां पर उगेगा वहीं पर एंजाइम छोड़ देगा, भोजन बन गया, सरल अणुओं को एब्जॉर्ब कर लेगा और ग्रोथ करेगा। वाह, क्या बात है। अब आइए थोड़ा सा फिगर में देख लेते हैं क्या है, कैसे है। देखिए, यह वर्गीकरण किया गया है, मतलब 5 जगत वर्गीकरण है। तो सबसे पहला जगत वर्गीकरण जो है किंगडम मोनेरा है। ठीक, मोनेरा किंगडम है। इसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक, मतलब स्वपोषी भी हो सकते हैं, स्वपोषी होंगे लेकिन जो है वह रासायनिक संश्लेषण करेंगे। ठीक है, और बता दिए मोनेरा जगत में प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। प्रोकैरियोटिक जीवों में जो होता है, जो ऑटोट्रॉफिक जीव होते हैं वह रासायनिक संश्लेषण करते हैं। हाँ, ओके। जो प्रोकैरियोटिक जीवों में जो ऑटोट्रॉफिक जीव होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, वह रासायनिक संश्लेषण करते हैं। ओके, रसायन मतलब केमिकल का संश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये नंबर है, नंबर ए है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, कोशिकीय जटिलता। कोशिकीय जटिलता के आधार पर जीवों को 2 कैटेगरी में रखा गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को मोनेरा के अंतर्गत रखा गया और यूकैरियोटिक को किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया, लेकिन सामान्य एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। ओके, और जटिल बहुकोशिकीय जीवों को इन तीनों समूह मतलब जगत में किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमलिया में रखा गया है। ओके, तो देखिए कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों की जटिलता। ठीक, जीवों की जटिलता देखिए, जीवों की जटिलता जो है कोशिकाओं की संख्या के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव और एक होता है मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव को किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है और बहुकोशिकीय जीव को तीनों के अंतर्गत रखा गया है, प्लांटी, फंजाई और एनिमलिया, तीनों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, अब उसके बाद देखिए नंबर सी है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब भोजन प्राप्त करने की विधि। ओके, भोजन कैसे प्राप्त करते हैं ये तीनों जीव, मतलब तीनों जगत के जीव भोजन कैसे प्राप्त करते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो देखिए किंगडम प्लांटी जो होते हैं ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस, मतलब किंगडम प्लांटी जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ओके, और दूसरा है एक किंगडम फंजाई। ओके, किंगडम फंजाई जो होते हैं फंगस, कवक के बारे में अभी अच्छे से बताया गया ना, वही है। तो हेट्रोट्रॉफिक एब्जॉर्प्शन मतलब परपोषी, मतलब यह दूसरों जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। ओके, किंगडम फंजाई जो होता है हेट्रोट्रॉफिक एब्जॉर्प्शन, यह परजीवी अवशोषण करता है, मतलब दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करता है। ओके, दूसरों जीवों से या फिर सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है। ओके,
और है नंबर 3 किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया जो होता है हेट्रोट्रॉफिक इंजेशन, यह जो होता है परपोषी होता है, लेकिन किंगडम एनिमलिया में जो होता है, किंगडम एनिमलिया में जीवों का भोजन करने का जो तरीका है वह भोजन तो दूसरे से लेंगे ही, लेकिन उसे निगल कर जो है निगलते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। ओके। हेट्रोट्रॉफिक इंजेशन का मतलब होता है, हेट्रोट्रॉफिक मीन्स होता है परपोषी और इंजेशन मीन्स होता है अंतर्ग्रहण करना। ओके। इसमें क्या होता है, प्लांटी में पादप जो है स्वयं भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यह किंगडम फंजाई जो होता है यह परपोषी तो होता है, लेकिन यह दूसरों जीवों से अपना भोजन एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करना और इंजेशन करना दोनों अंतर। एब्जॉर्ब मतलब खींचना होता है और इंजेशन मीन्स होता है निगलना, मतलब भोजन को लेकर निगलना। ओके, मतलब अंदर डालना। और फंगस में क्या होता है, फंगस जो होता है जहाँ पर उगेगा वहीं पर एंजाइम सिक्रीशन कर देगा और जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक अणुओं में टूट जाएगा और उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके। और किंगडम एनिमलिया जो होता है ये हेट्रोट्रॉफिक इंजेशन, मतलब यह परपोषी तो होता है लेकिन इसमें निगलने की प्रक्रिया होती है। और जबकि फंगस में अवशोषित करने की प्रक्रिया होती है। होते तो फंजाई और एनिमलिया दोनों ही परपोषी होते हैं, लेकिन उनके भोजन को प्राप्त करने का तरीका अलग है। कवक या फंजाई जो होता है वह भोजन को एब्जॉर्ब करता है, मतलब अवशोषित करता है, और किंगडम एनिमलिया जो होता है वह भोजन को निगलता है। ओके। और उसके बाद आता है, देखिए, मेजर इकोलॉजिकल रोल। और इसमें यह जो है 5 जगत जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इकोलॉजी में। ठीक। अब आता है डी, मेजर इकोलॉजिकल रोल, प्रमुख पारिस्थितिकीय भूमिका। ओके। तो देखिए, प्लांट जो होते हैं या प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में पौधा जो होता है, पादप जो होते हैं वह प्रोड्यूसर का कार्य करते हैं, उत्पादक का कार्य करते हैं। ओके। दूसरा है डिकम्पोजर, मतलब फंगस कवक क्या करते हैं, यह जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उन्हें डिकम्पोज करते हैं, अपघटित करते हैं। ओके। फंगस जो होते हैं डिकम्पोजर होते हैं। और कंज्यूमर मीन्स होता है उपभोक्ता। ठीक है। प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक, जो भोजन उत्पादन करता है। और एक है डिकम्पोजर, या मतलब सड़े गले पदार्थों को अपघटित करता है। ओके। ये डिकम्पोजर अपघटक होता है, कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता होता है। ओके। वर्गीकरण के आधार पर देखा गया कि जीव उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक हैं। ओके। यह एक पारिस्थितिकीय रोल है, नियम है। ओके। ओके, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग तन मन धन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जमीन और किस्मत एक जैसी होती है। इंसान जो बोता है उसे वैसा ही फल मिलता है। ऑल द बेस्ट।